अंग्रेज टीपू सुल्तान से सिर्फ इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि उसके पास सेना थी। वे डरते थे उसके पैसों से। 1799 में जब अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम के अंदर घुसे तो उन्हें सिर्फ एक राजा का महल नहीं मिला, उन्हें मिला सोना, गुप्त रिकॉर्ड, हथियारों की फैक्ट्रियां और एक ऐसा इकोनॉमिक नेटवर्क जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे खेल को खतरे में डाल सकता था। इतिहासकार कहते हैं, अगर टीपू कुछ और साल जिंदा रहता तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। लेकिन फिर सवाल है, टीपू सुल्तान के मरते ही अंग्रेजों ने उसके खजाने और सिस्टम को इतनी जल्दी क्यों तोड़ना शुरू कर दिया? आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसे अंग्रेज दुनिया से छुपाना चाहते थे? आइए इसे समझते हैं। असली डर सेना या पैसा? अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो टीपू सुल्तान की इमेज एक तलवार घुमाते हुए योद्धा की बनती है, राइट? लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू कुछ और ही है। टीपू सुल्तान ये बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हराना सिर्फ मैदान जंग का काम नहीं है। उनकी असली ताकत उनकी इकोनॉमी थी और उन्हें रोकने के लिए सीधा उसी पर वार करना होगा। एक तरफ है वो द वॉरियर मिथ, यानी सिर्फ एक सेनापति वाली छवि, और दूसरी तरफ उनकी असली पहचान, एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिस्ट। टीपू ने मैसूर को सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बनाया, उसने एक ऐसा स्टेट कंट्रोल ट्रेड सिस्टम तैयार किया जो सीधा अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को टक्कर दे रहा था। उस दौर के हिसाब से सोचिए, ये कितनी मॉडर्न और दूरदर्शी सोच थी। चंदन, मसाले, हाथी दांत, रेशम और हथियार, ये उस समय की सबसे कीमती चीजें थी जिनमें भारी मुनाफा था। टीपू ने क्या किया? इन सभी बड़े व्यापारों को सीधा अपने कंट्रोल में ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि बीच के बिचौलियों का खेल खत्म और सीधा पैसा मैसूर के खजाने में, और यही पैसा मैसूर की उस विशाल ताकत का असली इंजन बन रहा था। टीपू का ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि उनका विजन सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं था, वो लिटरली ग्लोबल लेवल पर खेल रहे थे। फ्रांस, तुर्की, अरब देश और अफगान शासकों के साथ टीपू ने इंटरनेशनल बिजनेस और पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए। क्यों? क्योंकि उन्हें यह बात डिकोड हो चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई मामूली व्यापारी नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक मशीन है, और ऐसी मशीन को टक्कर देने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट तो चाहिए ही। इसी इंटरनेशनल नेटवर्क का फायदा उठाकर टीपू ने फ्रांसीसी इंजीनियरों की मदद ली और मॉडर्न मिलिट्री फैक्ट्रियां लगा दी। ये कोई आम कारखाने नहीं थे, ये एकदम एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेंटर थे जहां बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियार बन रहे थे। और इन फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? एडवांस्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी। ये फैक्ट हमेशा हैरान करता है। मैसूर की रॉकेट तकनीक उस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीकों में से एक थी। वो इतने अचूक थे कि अंग्रेज खुद घबरा गए थे। इनफैक्ट बाद में अंग्रेजों ने इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर अपनी मशहूर कॉन्ग्रेव रॉकेट्स बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की घबराहट। कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर कोई हथियार या रॉकेट नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ कुछ लड़ाइयां जीतने थोड़ी आई थी। उनका असली और इकलौता मकसद था भारत के पूरे व्यापार पर अपना एकाधिकार, यानी पूरी मोनोपोली जमाना। अब टक्कर देखिए, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली की भूख और दूसरी तरफ मैसूर की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आज़ादी की जिद। टीपू ने अंग्रेजों के व्यापार पर कई जगह बैन लगा दिया और फ्रांसीसी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। रणनीति एकदम साफ थी, भारतीय व्यापार सिर्फ अंग्रेजों के भरोसे नहीं रहेगा। कंपनी के लिए ये रेड अलर्ट था, क्योंकि अगर बाकी भारतीय शासकों ने भी ये मॉडल अपना लिया तो अंग्रेजों का पूरा गेम खत्म हो सकता था। यहां पे जरा रुक कर सोचिए, आर्थिक स्वतंत्रता और एकाधिकार की इस ऐतिहासिक टक्कर के बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग। ईस्ट इंडिया कंपनी अब समझ चुकी थी कि मैसूर को सिर्फ व्यापार के खेल में नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री ताकत झोंक दी। कुछ भारतीय रियासतों के साथ मिलकर उन्होंने मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया। शुरू हुआ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। साल था 1799। श्रीरंगपट्टनम पर एक बेहद भयानक और निर्णायक हमला शुरू हुआ। भारी तोपों की लगातार गोलाबारी से शहर की दीवारें टूटने लगी। ये सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य के वजूद को बचाने का आखिरी संघर्ष था। और फिर आई वो तारीख 4 मई 1799। इतिहासकारों की माने तो टीपू ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया और आखिरी सांस तक लड़ते हुए वो मारा गया। उसकी मौत के साथ ही मैसूर की सबसे बड़ी रक्षा दीवार हमेशा के लिए ढह गई। खजाने की सबसे बड़ी लूट। सत्ता पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सेना का सबसे पहला निशाना क्या था?
सिंहासन नहीं, बल्कि मैसूर का खजाना। उन्हें सबसे पहले उस इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लेना था जिसने उन्हें इतने सालों तक खौफ में रखा था। इस लूट का स्केल लिटरली अकल्पनीय था। बेहिसाब सोना, चांदी, कीमती जवाहरात, एडवांस्ड हथियार, शाही तलवारें और वो मशहूर टाइगर थीम वाली बेशकीमती चीजें। इस अथाह दौलत को ब्रिटिश सैनिकों और अफसरों में बांट दिया गया और कई नायाब चीजें तो हमेशा के लिए इंग्लैंड भेज दी गईं। लेकिन असली खेल सिर्फ पैसों की लूट तक सीमित नहीं था। यहां हुआ एक आर्थिक ढांचे का अंत। अंग्रेजों ने सिर्फ खजाना नहीं लूटा, बल्कि बहुत ही प्लानिंग के साथ मैसूर के उस पूरे स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जड़ से उखाड़ फेंका। वो ये पक्का करना चाहते थे कि फ्यूचर में कोई भी भारतीय शासक ऐसा मॉडल खड़ा करके उन्हें दोबारा चैलेंज करने की हिम्मत भी ना करे। अगर टीपू जिंदा रहता, इतिहास में ऐसे सवालों का अपना ही महत्व है, क्योंकि इनसे हमें बड़ी रणनीतियां समझ आती हैं। क्या इतिहास बदल सकता था? जरा इमेजिन कीजिए, अगर टीपू का वो इकोनॉमिक मॉडल पूरी तरह कामयाब हो जाता, अगर कुछ और सालों तक भारतीय रियासतें एकजुट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की उस मोनोपोली को तोड़ पाती। इस पूरे विश्लेषण से एक बात एकदम क्लियर हो जाती है। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ युद्ध और हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और व्यापार के उस गहरे खेल से जीता था, और मैसूर का वो शासक इस खेल के नियम बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। इतिहास की ये घटना हमें बताती है कि असली ताकत हमेशा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने में ही होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में